हेलो एवरीवन, मैं स्वप्निल तिवारी सकार एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। चलिए छत्तीसगढ़ की कक्षाएं शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ में मैं आपको छत्तीसगढ़ जियोग्राफी, छत्तीसगढ़ का भूगोल और छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण, छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे, ये 2 सब्जेक्ट आपको मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट आपको एक सर लेंगे। ठीक, आज छत्तीसगढ़ जियोग्राफी शुरू करने के पहले छत्तीसगढ़ के नामकरण के बारे में समझ लेते हैं। छत्तीसगढ़ के नामकरण से हमारे एग्जाम में बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वही हम सभी जानते हैं, छत्तीसगढ़ को प्राचीन समय में कोसल कहा जाता था। कोसल, दक्षिण कोसल, महाकोसल, प्राक कोसल, पर यह नाम तो पढ़ा नहीं। छत्तीसगढ़ का नाम क्या पड़ा है? छत्तीसगढ़ का नाम है छत्तीसगढ़ वर्तमान में। तो आज हम समझेंगे छत्तीसगढ़ प्राचीन समय में कोसल कहलाता था और आज के डेट में यदि छत्तीसगढ़ कहला रहा है तो क्यों कहला रहा है। तो छत्तीसगढ़ के नाम के सफ़र में हम चलते हैं, जो सफ़र रहेगा कहाँ, कोसल से लेके छत्तीसगढ़ तक। इससे सीधा क्वेश्चन यही आपके एग्जाम में बनता है कि किस समय छत्तीसगढ़ का क्या नाम था। रामायण काल में छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता था, महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता था, J.B. वेंगलर के अनुसार छत्तीसगढ़ का क्या नाम है, या टॉलमी के अनुसार छत्तीसगढ़ का क्या नाम है। बेसिक क्वेश्चन यही आता है, यही सीधा फैक्ट होते हैं और हमें यह याद रखना है। ठीक, अब इसके अलावा नाम छत्तीसगढ़ पड़ा है तो छत्तीसगढ़ क्यों पड़ा है, उसके भी क्या कारण है, उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं, जैसे जैसे टॉपिक आते जाएगा हम देखते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। छत्तीसगढ़ के नामकरण पे आते हैं। तो हम जानते हैं प्राचीन समय में छत्तीसगढ़ का नाम कोसल था। तो सबसे पहला वर्ड तो आपको कॉन्सेप्ट आपको ये याद रखना है कि कोसल नाम से छत्तीसगढ़ के 5 नाम हैं। याद रहेगा, वो 5 नाम कौन से हम देखेंगे, पर पहले आप डेटा याद रख लीजिए। कोसल नाम से छत्तीसगढ़ के कितने नाम हैं? 5 नाम हैं। चीज़ें आसान हो जाएंगी याद करने के लिए। यानी पहली चीज़ आपके दिमाग में क्या आएगी कि भाई कोसल 5 ठो है यार कोसल। अब वो 5 कोसल कौन सा है ये हम देखते जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ के नाम का सबसे पहला उल्लेख हमें मिलता है रामायण काल में। छत्तीसगढ़ के नाम का सबसे पहला उल्लेख हमें मिलेगा रामायण काल में। रामायण काल में छत्तीसगढ़ को कहा जाता था दक्षिण कोसल। याद रहेगा, रामायण काल में छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता था? दक्षिण कोसल। ठीक, कोसल राज्य था, उत्तर कोसल दक्षिण कोसल विभक्त था। यहाँ के राजा थे भानुमंत, जिनकी पुत्री थी भानुमति। भानुमति जी को हम कौशल्या जी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कौशल्या जी अर्थात श्री रामचंद्र जी की माता जी, जिनका जन्म बिलासपुर के समीप कोसला ग्राम में हुआ था। जिनका जन्म बिलासपुर के समीप कोसला ग्राम में, यदि क्वेश्चन आता है कौशल्या जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो कोसला ग्राम में हुआ था। अब ये फैक्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इस कौशल्या जी के नाम से और कोसला नाम से या कोसल साम्राज्य के नाम से ही इस जगह का नाम पड़ा है, ऐसा हम समझ सकते हैं। केवल समझने के लिए, ऐसा बिल्कुल कहीं लिखा हुआ नहीं है। याद रहेगा, तो कौशल्या जी के नाम से बिल्कुल आप याद रख सकते हो इस जगह का नाम पड़ा है। ठीक है, याद रखने के लिए ना, ये कोई लिखा हुआ कहीं का फैक्ट नहीं है। हाँ, बाकी कौशल्या जी का जन्म कहाँ हुआ है? बिलासपुर के समीप कोसला ग्राम में। याद रहेगा। ठीक, अब रामायण काल में या प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल कहा जाता था, इस बात का भी उल्लेख हमें मिलता है। इस बात का उल्लेख रतनपुर के जाजल्य देव के अभिलेख में मिलता है। ठीक है, रतनपुर से प्राप्त जाजल्य देव के अभिलेख में रामायण काल में या छत्तीसगढ़ का नाम प्राचीन काल में दक्षिण कोसल था, इस बात का उल्लेख मिलता है। यह क्वेश्चन भी सीधा हमारे एग्जाम में आता है कि छत्तीसगढ़ का नाम दक्षिण कोसल है, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो आपका सीधा आंसर क्या होगा? रतनपुर से प्राप्त जाजल्य देव के अभिलेख में। कलचुरी शासक थे, हिस्ट्री में आप इस अभिलेख के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी केवल एक फैक्ट याद रखना है। याद रहेगा। ठीक, अब जैसा कि हम सभी जानते हैं, श्री रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास प्राप्त हुआ था। उन्हें दंड दिया गया था, उन्हें सजा दी गई थी कि उन्हें 14 साल तक वनों में रहना है। श्री रामचंद्र जी काफ़ी समय तक छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्र में रहे थे, यहीं से होकर वो गुजरे थे, दक्षिण भारत की तरफ गए थे। ठीक, तो चूंकि उन्हें 14 साल की सज़ा दी गई थी, 14 साल का दंड दिया गया था। क्या दंड दिया गया था? कि 14 साल तक वह वनों में रहेंगे। वन को आरण्य भी कहा जाता है। इसीलिए श्री रामचंद्र जी के वनवास के बाद इस क्षेत्र का नाम कहलाया दंडकारण्य। याद रहेगा भाई, ये नाम क्यों पड़ा दंडकारण्य? समझ में आया? बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग तो नहीं लगाना है। फिर नाम के अगले फैक्ट में हम आते हैं। ठीक, नाम के अगले फैक्ट में
हमें दूसरा जिक्र मिलता है महाभारत काल में, आपको याद रखना है। महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को कहा जाता था प्राक कोसल और बस्तर को कहा जाता था कांतार। याद रहेगा यह नाम। ठीक, दूसरा कोसल से नाम है छत्तीसगढ़ का प्राक कोसल। ठीक, महाभारत काल में छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? प्राक कोसल। महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता था? प्राक कोसल। और बस्तर के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? कांतार। याद रहेगा महाभारत काल में। तो कोसल नाम से दूसरा नाम आपका क्या हो गया? प्राक कोसल। कब? महाभारत काल में। ठीक, उसके बाद आपको तीसरा जिक्र याद रखना है गुप्त काल। गुप्त काल कहने का तात्पर्य यह है कि गुप्त राजवंश का जब शासन चला है भारत में, ठीक है, तब छत्तीसगढ़ में भी शासन रहा है, तब इस क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो तब छत्तीसगढ़ को कहा जाता था दक्षिणापथ कोसल, और इसी समय बस्तर को कहा जाता था दंडकारण्य महाकांतार। दंडकारण्य महाकांतार। याद रहेगा, गुप्त शासन काल में छत्तीसगढ़ का नाम था दक्षिणापथ कोसल। ठीक, और दंडकारण्य का नाम था दंडकारण्य महाकांतार। याद रहेगा। तो रामायण काल में छत्तीसगढ़ का नाम दक्षिण कोसल, महाभारत काल में छत्तीसगढ़ का नाम प्राक कोसल, बस्तर का नाम क्या था महाभारत काल में? कांतार। गुप्त काल में छत्तीसगढ़ का नाम था दक्षिणापथ कोसल। ठीक, और बस्तर का नाम था दंडकारण्य महाकांतार। याद रहेगा। तो कोसल नाम तो छत्तीसगढ़ के 3 नाम हो गए, दक्षिण कोसल, प्राक कोसल और दक्षिणापथ कोसल। ठीक, इसके बाद चौथा नाम याद रखना है। चौथा नाम कनिंघम के अनुसार, एक ब्रिटिश सर्वेयर थे कनिंघम। कनिंघम के अनुसार छत्तीसगढ़ का नाम था महाकोसल। याद रहेगा, कनिंघम के अनुसार छत्तीसगढ़ का नाम था महाकोसल। कुछ डाउट? तो कोसल नाम से छत्तीसगढ़ का चौथा नाम क्या हो गया आपका? महाकोसल। उसके बाद पांचवा याद रखना है कि कालिदास के अनुसार, कालिदास के अनुसार छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम है कोसल। ठीक, कालिदास की रचना रघुवंशम में, कालिदास की रचना रघुवंशम में छत्तीसगढ़ का उल्लेख कोसल नाम से किया गया है। इसीलिए छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम कालिदास के अनुसार क्या है आपका? कोसल। याद रहेगा। ठीक, यह वही कालिदास है जिन्होंने अपनी मेघदूतम की रचना छत्तीसगढ़ की रामगढ़ की पहाड़ी पर की थी। यह भी फैक्ट याद रखना, यह भी एग्जाम में कई बार आता है, CGPSC प्री में और व्यापम में आ चुका है कि मेघदूतम की रचना कहाँ की गई थी। तो मेघदूतम की रचना छत्तीसगढ़ की रामगढ़ की पहाड़ी में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? कालिदास के द्वारा की गई थी। तो याद रहेगा। तो कोसल नाम से 5 नाम है, याद रखना है। कोसल नाम से रामायण काल में सबसे पहले दक्षिण कोसल, फिर महाभारत में रहेगा प्राक कोसल, फिर गुप्त काल में रहेगा दक्षिणापथ कोसल, और कनिंघम के अनुसार रहेगा महाकोसल, और कालिदास के अनुसार रहेगा कोसल। याद रहेगा कोसल नाम से 5 नाम। कुछ डाउट इसमें? ठीक, तो यह हुए नाम छत्तीसगढ़ के जिसमें कोसल वर्ड आता है। तो मैंने कहा था सबसे पहले बाइफर्केट करके आपको याद क्या रखना है? कोसल नाम से 5 नाम है। तो यह वो 5 नाम हो गए। अब इस समय बस्तर का जो नाम रहा है, तो यदि उसका जिक्र है तो हमें याद रखना है, और जिक्र नहीं है तो नहीं याद रखना है। जैसे महाभारत काल में बस्तर का जिक्र है, बिल्कुल उस समय का हमें उल्लेख मिलता है कि कांतार नाम था। वैसे ही गुप्त काल में बस्तर का नाम क्या था? दंडकारण्य महाकांतार। तो यह उल्लेख है, कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, ग्रंथ अकेडमी की बुक में लिखा हुआ है, इसलिए हम इसे पढ़ ले रहे हैं। क्योंकि बाकी जगह उल्लेख नहीं है,
भाई कनिंघम ने बस्तर का क्या नाम है ऐसा उल्लेख नहीं किया, इसीलिए हम इसे नहीं पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही भाई? सीधी सी बात है, जो फैक्ट अवेलेबल हैं हमें उन्हीं पे ध्यान देना है, जो फैक्ट्स अवेलेबल नहीं है उस पर हमें ध्यान नहीं देना है। तो याद रहेगा छत्तीसगढ़ के 5 नाम कुशल से। अब इसके अलावा छत्तीसगढ़ के कुछ अन्य नाम भी हुए हैं, ठीक है। तो अन्य नाम में आपको सबसे पहला नाम याद रखना है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ नाम है जे.वी. वैंगलर के अनुसार। क्लियर? छत्तीसगढ़ के 5 नाम कौशल से, उसके अलावा 3 अलग नाम है। उसमें पहला नाम आपको क्या याद रखना है? छत्तीसगढ़। सीधा क्वेश्चन यही आएगा, छत्तीसगढ़ का नाम जे.वी. वैंगलर के अनुसार क्या है, या छत्तीसगढ़ जो नाम है, छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम छत्तीसगढ़ किसके अनुसार है? तो किसके अनुसार है? जे.वी. वैंगलर। तो जे.वी. वैंगलर के अनुसार उन्होंने कुछ कहानियां सुनी थी। जब मगध के समय जरासंध का शासन काल था, तो उसके साम्राज्य से या मगध से कहा जाए तो 36 चर्मकर परिवार आके छत्तीसगढ़ में बसे, इस क्षेत्र में बसे, ठीक। और यहाँ पे आके अपना छत्तीसगढ़ बनाया। चूंकि छत्तीसगढ़ बनाया इसीलिए उन्होंने उस जगह का नाम क्या पड़ गया? छत्तीसगढ़। और आगे चल के वही नाम बदल के छत्तीसगढ़ से क्या हो गया? छत्तीसगढ़, ठीक। तो ऐसा किसका मानना है? जे.वी. वैंगलर। तो जे.वी. वैंगलर के अनुसार छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? छत्तीसगढ़। याद रहेगा। उसी तरीके से छत्तीसगढ़ के अगले नाम का उल्लेख मिलता है आपका 7वां नाम, वो रहेगा चेदीसगढ़। छत्तीसगढ़ का एक और प्राचीन नाम है चेदीसगढ़। चेदीसगढ़ किसके अनुसार? राय बहादुर हीरालाल के अनुसार, ठीक। राय बहादुर हीरालाल के अनुसार चूंकि छत्तीसगढ़ चेदी महाजनपद का हिस्सा था, इसीलिए उस समय इस क्षेत्र को चेदीसगढ़ कहा जाता था, ठीक। तो इससे क्वेश्चन केवल यही बनेगा कि चेदीसगढ़ छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम किसके अनुसार है? राय बहादुर हीरालाल। राय बहादुर हीरालाल के अनुसार छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? तो चेदीसगढ़। याद रहेगा। उसके अलावा छत्तीसगढ़ के एक और नाम का उल्लेख हमें मिलता है अधिष्ठी, ठीक। यह नाम है टॉलमी के अनुसार। क्लियर? जैसे कनिंघम एक ब्रिटिश सर्वेयर थे, वैसे ही टॉलमी भी एक ब्रिटिश सर्वेयर रहे हैं। तो इनके अनुसार छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? अधिष्ठी। तेलंगाना में अधिष्ठान पर्वत है। अधिष्ठान पर्वत के उत्तर में होने के कारण टॉलमी के अनुसार छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? अधिष्ठी। याद रहेगा। तो छत्तीसगढ़ के प्राचीन नामों में इतने सारे नामों का उल्लेख मिलता है, पर इनमें से कोई भी नाम नहीं पड़ा। सीधी सी बात है, ना दक्षिण कोसल नाम है, ना प्राग कोसल है, ना कोसल है, ना छत्तीसगढ़ है, ना यहाँ पे अधिष्ठी है। ये सब नाम तो नहीं है, ठीक। नाम तो छत्तीसगढ़ है। अब छत्तीसगढ़ नाम पढ़ने का कारण है क्योंकि छत्तीसगढ़ नाम का उल्लेख हमें रिटर्न डॉक्यूमेंट में रिटर्न प्रूफ के साथ मिला है। वो कहाँ मिला है, कैसे मिला है, और वही सीधा आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, वो अभी हम देखेंगे। तो फिलहाल यह 8 नाम आपको याद रहेंगे। 5 कौशल से, 3 अलग, ठीक। 5 कौशल से रहेगा आपका रामायण काल में दक्षिण कौशल, उसके बाद गुप्त काल में रहेगा प्राक कौशल, महाभारत काल में रहेगा प्राक कौशल, गुप्त काल में रहेगा दक्षिणापथ कौशल, कनिंघम के अनुसार रहेगा महाकौशल, कालिदास के अनुसार कौशल। उसी तरीके से छत्तीसगढ़ रहेगा जे.वी. वैंगलर के अनुसार, चेदीसगढ़ रहेगा राय बहादुर हीरालाल के अनुसार, और अधिष्ठी रहेगा टॉलमी के अनुसार। ये 8 नाम छत्तीसगढ़ के याद रहेंगे। अब छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ क्यों पड़ा है और वह फैक्ट हमें कब प्राप्त हुआ है उसके बारे में देखते हैं, ठीक। आगे चलते हैं। सबसे पहला डेट याद रखना है आपको 1494। सबसे पहला जिक्र छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ शब्द का सबसे पहला उल्लेख कब मिला? आपका आंसर होना चाहिए क्या? 1494। याद रहेगा। सीधा यही आपको एक डेट सबसे पहले याद रखना है। तो 1494 में खैरागढ़ रियासत के जो राजा हैं
खैरागढ़ रियासत के राजा लक्ष्मी निधि राय। लक्ष्मी निधि राय के दरबारी कवि दलपत राम राव की रचना में मिला है। याद रहेगा, ये सारे नाम याद रखने। छत्तीसगढ़ शब्द का सबसे पहला उल्लेख कब मिला? 1494 में। कहाँ मिला? खैरागढ़ रियासत के राजा लक्ष्मी निधि राय के जो दरबारी कवि हैं दलपत राम राव, उनकी रचना में छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख मिला। उनकी एक रचना थी जिसकी कुछ लाइनें इस प्रकार थी। लक्ष्मी निधि राय सुनो चित दे, गढ़ छत्तीस में ना गढ़ैया रही। गढ़ छत्तीस, तो उसे ही माना गया है छत्तीसगढ़ नाम का सबसे पहला उल्लेख। जो गढ़ छत्तीस वर्ड है वही है छत्तीसगढ़। तो यदि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि छत्तीसगढ़ नाम का सबसे पहला उल्लेख कहाँ मिला, कब मिला? 1494। किसकी रचना में मिला? दलपत राम राव की रचना में मिला। किसके शासनकाल में मिला? तो खैरागढ़ रियासत के राजा लक्ष्मी निधि राय के शासनकाल में मिला। याद रहेगा छत्तीसगढ़ नाम का सबसे पहला उल्लेख। ठीक, इसी प्रकार छत्तीसगढ़ नाम का दूसरा उल्लेख मिलता है हमें 1686। 1686 में रतनपुर के कलचुरी शासक, रतनपुर के कलचुरी शासक राज सिंह के दरबारी कवि गोपाल मिश्र की रचना खूब तमाशा में। याद रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के एग्जाम्स के लिए। कई बार ये क्वेश्चन आया है कि खूब तमाशा किसकी रचना है? गोपाल मिश्र की रचना है। गोपाल मिश्र की किस रचना में छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख मिला? तो किस रचना में मिला? खूब तमाशा। एकदम पेटेंट क्वेश्चन है, फिक्स क्वेश्चन है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन है जो गलत होना ही नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? आप कोई भी प्रीवियस पेपर उठा के देखेंगे, आपको ऐसा क्वेश्चन कई बार आया हुआ एग्जाम में दिख जाएगा। तो छत्तीसगढ़ शब्द का दूसरा उल्लेख कब मिलता है हमें? 1686 में रतनपुर में। रतनपुर के राजा कलचुरी शासक राज सिंह के दरबारी कवि गोपाल मिश्र की रचना खूब तमाशा में छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख मिलता है। याद रहेगा भाई, इनकी रचना के नाम का जिक्र नहीं है। जैसे गोपाल मिश्र की रचना थी खूब तमाशा के अंदर कहीं छत्तीसगढ़ लिखा हुआ है, पर दलपत राम राव की जो कविता थी उस कविता के नाम का कहीं जिक्र नहीं है। पूरी कविता लिखी हुई मिलती है, उसी की एक लाइन है जिसमें छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख मिलता है। याद रहेगा, मैं आपको जितने भी फैक्ट बता रहा हूँ वही फैक्ट अवेलेबल है। ठीक है, उससे ज़्यादा जानकारी बिल्कुल आपको ढूंढने से मिल जाएगी, पर हो सकता है उससे क्वेश्चन ना बने। जितने फैक्ट से क्वेश्चन बन सकते हैं हम उन्हीं पे चर्चा करेंगे। ठीक, तो आगे चलते हैं। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ नाम का तीसरा उल्लेख हमें मिलता है 1707 में, 1707 में। ठीक, इसमें काशीनाथ गुप्ते की एक रचना नागपुर कर भोसल्याची बखर। याद रहेगा, 1707 में काशीनाथ गुप्ते की रचना नागपुर कर भोसल्याची बखर में दो शब्द। पहला शब्द है आपका छत्तीसगढ़ प्रांत और दूसरा शब्द है आपका बस्तर प्रांत। इनका उल्लेख हमें मिलता है। क्लियर? अब ये नाम उटपटांग टाइप का नाम लग रहा होगा। यह कोई रचना या कोई कविता संग्रह या उपन्यास ऐसी कोई पुस्तक नहीं है भाई। सीधी सी बात है, भोसले वंश का यहाँ पे साम्राज्य रहा है। हम सभी जानते हैं, इतिहास में हम या तो पढ़ लिए हैं या तो हम पढ़ेंगे। ठीक, तो ये उन भोसले वंश के शासकों के द्वारा जो राजस्व इस क्षेत्र से वसूला जाएगा उसका बही खाता है।
ठीक है, हम एक अर्थ लगा सकते हैं, भाई ये मराठी में लिखा हुआ है यह नाम, मराठी भाई हम समझते नहीं है सभी लोग, सीधी सी बात है, पर एक अंदाजा लगा सकते हैं नागपुर के भोसले वंश का कर, उनका जो कर वसूलने का बखर बही खाता है, यही होगा लगभग, इसका अर्थ यही होगा। तो हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, हो सकता है आपको पूरा नाम ना याद रहे, तो भाई नागपुर के भोसलों का बखर बही खाता, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो नागपुर कर भोसल्याची बखर, एक प्रकार का ये बही खाता था, एक प्रकार का एक लेखा जोखा था, जिसमें कौन से क्षेत्र से कौन कितना राजस्व वसूला जा रहा है या वसूला जाएगा इसका जिक्र था। उसमें छत्तीसगढ़ प्रांत करके एक छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख मिलता है, याद रहेगा तीसरा रचना। उसके बाद चौथा याद रखना है कब, 1795, 1795 में पहली बार मिस्टर ब्लंट ने प्रशासनिक निकाय में छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख किया। 1795 1795 में मिस्टर ब्लंट ने पहली बार एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में, किसी प्रशासनिक कार्य में पहली बार छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख किया। तो यह सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि छत्तीसगढ़ शब्द का पहली बार प्रशासनिक निकाय में इस्तेमाल कब हुआ। तो पहली बार कब हुआ, 1795 मिस्टर ब्लंट के द्वारा, याद रहेगा। ठीक, इसके बाद आखिरी पांचवा, आखिरी आपको याद रखना है 1896। ठीक है, कुछ कुछ जगह या 1894 भी लिखा हुआ मिलता है, आप ले सकते हैं उसे। 1896 में बाबू रेवा राम की रचना, बाबू रेवा राम की रचना, कौन सी रचना, विक्रम विलास में। बाबू रेवा राम की रचना विक्रम विलास में छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख मिलता है। जो आखिरी महत्वपूर्ण उल्लेख छत्तीसगढ़ शब्द का माना गया है वह 1896 में बाबू रेवा राम की रचना विक्रम विलास में छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख मिलता है, याद रहेगा। तो ये 5 समय, यह समय कुछ ऐसा है कि जब छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख बिल्कुल हमें रिटन डॉक्यूमेंट में प्राप्त हुआ है, एक प्रूफ के साथ प्राप्त हुआ है कि हाँ इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ कहा जाता था। यही मुख्य कारण है कि छत्तीसगढ़ का नाम वर्तमान में छत्तीसगढ़ रखा गया है। और यह भी है कि भाई सीधी सी बात है, हम जानते हैं हिस्ट्री में अभी हम पढ़ चुके हैं या पढ़ेंगे, ये आपका शिवनाथ नदी है। शिवनाथ नदी के उत्तर में कलचुरी की एक शाखा और शिवनाथ नदी के दक्षिण में कलचुरी की दूसरी शाखा थी। शिवनाथ नदी के उत्तर में कलचुरी शासकों की रतनपुर की शाखा और दक्षिण में रायपुर की शाखा थी, और कलचुरी वंश ने काफ़ी समय तक इस क्षेत्र में शासन किया है। तो शिवनाथ नदी के उत्तर में इनके द्वारा 18 गढ़ स्थापित किए गए और शिवनाथ नदी के दक्षिण में इनके द्वारा 18 गढ़ स्थापित किए गए। 18 और 18 छत्तीसगढ़, इसीलिए इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया, छत्तीसगढ़। साथ ही इतने सारे समय में, इतने सारे डॉक्यूमेंट में छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख मिला है कि हाँ इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ कहा जाता था, इसीलिए फाइनली इस जगह का नाम क्या पड़ा, छत्तीसगढ़। ये सीधा आपके एग्जाम में ये फैक्ट क्वेश्चन आता है, ये साल क्वेश्चन आता है, यह रचना किसकी थी क्वेश्चन आता है, या वो रचना कौन सी थी। जैसे खूब तमाशा गोपाल मिश्र की रचना, ये जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे ही सीधा क्वेश्चन आता है बाबू रेवा राम की रचना जिसमें छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख है। तो कौन सी रचना है, विक्रम विलास। यही क्वेश्चन आएगा, बाबू रेवा राम की दूसरी रचना का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा, गोपाल मिश्र की दूसरी रचना का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा, सीधा यही क्वेश्चन आएगा, निम्न में से गोपाल मिश्र की कौन सी रचना है, खूब तमाशा, जिसमें छत्तीसगढ़ का शब्द का उल्लेख है, खूब तमाशा। बाबू रेवा राम की कौन सी रचना है, विक्रम विलास, जिसमें छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख है, विक्रम विलास। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ शब्द का सबसे पहला उल्लेख कब मिला, तो 1494। पहली बार प्रशासनिक निकाय में छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख कब किया गया, तो 1795। याद रहेगा क्वेश्चन कैसे बन रहा है, आप बिल्कुल प्रीवियस पेपर उठा के देखेंगे, कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, आपको कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये रहा छत्तीसगढ़ का नामकरण, दक्षिण कोसल से लेके कहाँ तक, छत्तीसगढ़ तक। फाइनली छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ क्यों पड़ा, यह समझ में आ गया, याद रहेगा छत्तीसगढ़ का नामकरण। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
अब छत्तीसगढ़ के गठन के इतिहास में कुछ जो फैक्ट है और कुछ जो महत्वपूर्ण इवेंट है उसे हम जान लेते हैं, फिर सीधा छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी में सीजी पॉलिटिकल से हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ पॉलिटिकल शुरू करने के पहले छत्तीसगढ़ राज्य बना कैसे, 2000 के बाद छत्तीसगढ़ बना है, तभी हम छत्तीसगढ़ पढ़ना शुरू किए। तो 2000 पहले तक की कहानी को एक बार समझ लेते हैं। ठीक, तो उसके लिए क्या है, बहुत सारे ईयर है, बहुत सारे इवेंट है, लगभग 25 से 30 ईयर और इवेंट आपको याद रखना है, फैक्ट याद रखना है। तो उसे याद करने के लिए हम उसे बाइफरकेट करेंगे। कैसे करेंगे, 25 साल के डिफरेंस में हम बाइफरकेट करेंगे। अभी मैं आपको बना के बताता हूँ, तब समझ में आएगा। आप सबसे पहले याद रखेंगे 1900 से पहले, 1900 से पहले आपको याद रखना है 1861 और 1862। याद रहेगा, 2 साल याद रखना है। पहले साल याद रखने पर ही फोकस करना है, फिर उस साल में क्या हुआ है वो अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या याद रखना है, 1861 और 1862, 1900 के पहले। ठीक, फिर 1900 से 1925 तक। ठीक, 1900 से पहले आपको क्या याद रखना है, 1861 एंड 1862, 2 ईयर याद रखना है। 1900 के बाद, 1900 के बाद 1925 तक, 1925 तक। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, 1905, 1905, फिर याद रखना है 1918, 1918, फिर याद रखना है 1924, 1925, फिर याद रखना है 1925। याद रहेगा, 1900 से पहले ले लिया और 1900 से 1925 तक। तो 1900 से 1925 तक क्या है, 4 साल है, मतलब यहाँ पे 4 इवेंट हुए हैं, 4 फैक्ट हमें याद रखना है। ठीक, फिर 25 से 50 के बीच चलते हैं। तो 25 से 50 के बीच में आपको याद रखना है 1936, 1939, 1946, 1947, 1948, फिर 1950। याद रहेगा, 1950 तक, 1936, 39, 46, 43, 48 और 50। कुछ डाउट इसमें? ठीक, अभी केवल आप यही फोकस कीजिए कि ये सन है, ये इनके साथ कोई ना कोई इवेंट जुड़ा है, कोई ना कोई फैक्ट जुड़ा है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो पहले तो हम सन याद रखेंगे, और सन भी बहुत सारे, तो हम उसे बाइफरकेट कर देंगे। 1900 के पहले अलग, 1900 से 1925 तक अलग, और फिर 50 तक अलग। याद रहेगा। फिर 50 के बाद 75 तक, तो 1953, 1955, 1956, 1956, 2 बार, क्योंकि 2 इवेंट हैं इसलिए इसको क्या याद रखेंगे, 2 बार लिख देंगे। ठीक, उसके बाद याद रखना है 1967। याद रहेगा। ठीक, अब इसके बाद 75 से लेके आगे 2000 तक पूरा आते हैं। तो उसमें सबसे पहले याद रखना है क्या, 1977, फिर 1982, फिर 1983, फिर 1983 में 2 इवेंट रहेगा। ठीक, उसके बाद याद रखना है 1993। ठीक है, फिर 1993 2 इवेंट, फिर 1994। ठीक, 1993 और फिर रहेगा आपका 1994, फिर 1998 और फिर रहेगा आपका क्या, 2000। याद रहेगा। ये केवल साल के रूप में आपको बाइफरकेट करना है। ठीक, ठीक है, याद रहेगा। तो हम इस तरीके से क्यों पढ़ रहे हैं कि भाई इतने सारे इवेंट आपको दिख रहे हैं, इतने सारे सन दिख रहे हैं, यदि हम इसे एक लिस्ट बना के लिखेंगे, रटेंगे, तो हो सकता है याद करने में दिक्कत हो। हम इसे बाइफरकेट कर देंगे तो क्या है, कम से कम इसका आधा से ज़्यादा पार्ट हमें याद रहेगा। क्यों? क्योंकि हम उसे पार्ट याद कर रहे हैं।
ठीक है, इसी स्ट्रेटेजी को हम फॉलो करते हुए पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पार्ट हम क्या कर रहे हैं, 1900 से पहले के जो भी इवेंट हुआ एक तरफ, उसमें क्या है 1861, 1862, बस यही है। फिर 1900 से 1925 जिसमें क्या है 1905, 1918, 1924 और 1925, यही है। फिर उसके बाद 25 से लेके कहाँ 50 तक आगे चल रहे हैं, 26 से 50 तक चल रहे हैं। तो 26 से 50 तक में क्या क्या रहेगा आपका 1936, 39, 46, 47, 48 और 50। ये इवेंट में भी आपको बताऊंगा। पहले तो हम सन को ही याद कर लें ऐसा बाइफरकेट करके, आपको बिल्कुल अपने फिंगर्स में से काउंट करना है और इसे याद रखना है कि ये सन है। ठीक, अब इस सन में क्या इवेंट हुए हैं ये हम आगे देखेंगे। उसी तरीके से 1950 से 75 में आएगा आपका 53, 55, 56, 56 में 2 इवेंट है इसलिए 2 बार और 67, 67। फिर 75 से लेके 2000 तक यहाँ बहुत सारे इवेंट हुए हैं क्योंकि फाइनली छत्तीसगढ़ बन के आ गया, तो बहुत सारे इवेंट तो होंगे इस समय। तो भाई 77, 82, 83 में 2 है, वैसे ही 93 में 2, फिर 94, 98 और 2000। तो पहले तो आप अपनी रफ कॉपी या नोट्स में ऐसे सन को लिखिए और बाइफरकेट कीजिए, तो जिससे आप सन को अलग अलग रख लेंगे, एक स्लैब सब में डिवाइड कर देंगे और आप पहले नंबर ही याद रखेंगे, पहले डेटा ही याद रखेंगे। ठीक, करेंगे ऐसा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या इवेंट हुआ था। देखिए ऐसा करके, ऐसा करने से आसानी से याद होगा। तो सबसे पहले हम आते हैं 1861 और 1862, 1861 और 1862। ठीक, तो आपको बिल्कुल याद रखना है 1861 में, 1861 में मध्य प्रांत का गठन हुआ। ठीक, सेंट्रल प्रोविंस का गठन हुआ। हम समझ सकते हैं वर्तमान समय का मध्य प्रदेश, समझने के लिए एग्जैक्ट वही मैप नहीं था, पर हाँ मध्य प्रांत या सेंट्रल प्रोविंस कहने का मतलब वर्तमान समय का मध्य प्रदेश, ऐसा समझा जा सकता है। तो 1861 में मध्य प्रांत या सेंट्रल प्रोविंस का गठन हुआ, याद रहेगा। और दूसरा पॉइंट इसमें याद रखना है। ठीक, दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में आ रहे थे, वर्तमान छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में आ रहे थे, बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर 3 जिले बनाए गए। याद रहेगा 1861 में क्या हुआ, 1861 में मध्य प्रांत बना, सेंट्रल प्रोविंस बना, छत्तीसगढ़ जिसका हिस्सा था। ठीक है, और बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर 3 जिले बनाए गए, याद रहेगा। ठीक, अब आते हैं 1862 में। ठीक है, अब 1862 में इसी मध्य प्रांत का एक संभाग अर्थात डिवीजन बना के आपका छत्तीसगढ़, जिसका मुख्यालय हेडक्वार्टर बना आपका रायपुर। याद रहेगा 1862 में कौन सा इवेंट हुआ, इसी मध्य प्रांत का जो हिस्सा था छत्तीसगढ़, वह छत्तीसगढ़ एक स्वतंत्र संभाग बना, डिवीज़न बना, और उस डिवीज़न का मुख्यालय हेडक्वार्टर कौन बना, रायपुर। तो 1900 के पहले केवल ये 2 इवेंट ही याद रखना है। एक बार में आपको बिल्कुल वीडियो देखते देखते ही याद हो जाएंगे, देखिएगा। पूरा याद नहीं हुआ तो मेरी गारंटी है 90% आपको याद हो जाएंगे। तो 1900 के पहले 2 इवेंट, सन याद हो गया 1861, 1862, 1861, 1862। 2 इवेंट था, 1861 में मध्य प्रांत या सेंट्रल प्रोविंस बना और 3 डिस्ट्रिक्ट, 3 जिला बनाए गए, बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर। अगले साल 1862 में जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र था उसे छत्तीसगढ़ संभाग डिवीज़न बनाया गया, जिसका हेडक्वार्टर मुख्यालय क्या बनाया गया, रायपुर। ये 1900 के पहले के 2 इवेंट याद रहेंगे। ये बिल्कुल एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, ये सीधा फैक्ट है, इससे क्वेश्चन आता है। कुछ डाउट इसमें, आगे चलते हैं उसी तरीके से। अब इसके बाद आपको अगला याद रखना है 1905, 1905। 1905 का जो समय था बंगाल विभाजन का समय था, हम सभी जानते हैं। ठीक है, तो इस समय क्या हुआ, इससे सीधा एक ही क्वेश्चन बनता है, छत्तीसगढ़ के वर्तमान नक्शे का या छत्तीसगढ़ का वर्तमान नक्शा कब बनाया गया। तो छत्तीसगढ़ का जो प्रेजेंट मैप है उसका डिज़ाइन सबसे पहले सामने कब आया,
1905। कैसे सामने आया कि भाई मध्य प्रदेश या उस समय का जो मध्य प्रांत था, मध्य प्रांत में छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में चांग बखार, कोरिया, सरगुजा, उदयपुर और जशपुर को वर्तमान छत्तीसगढ़ का मैप जो हमें दिखता है उसके उत्तरी क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ संभाग में इन्हें शामिल किया गया। मैप में ना, मैप में इन्हें शामिल किया गया। और जो संबलपुर था, जिसके बारे में हमने पढ़ा था 1861 में जिला बना था, यह उड़ीसा को दे दिया गया। तो इस प्रकार छत्तीसगढ़ का वर्तमान नक्शा जो है वो 1905 में सबसे पहले अस्तित्व में आया है। भाई छत्तीसगढ़ का नक्शा तो हम जान ही रहे हैं ना, छत्तीसगढ़ का नक्शा कुछ इस तरीके से दिखता है आपका छत्तीसगढ़। इस तरीके से कुछ है छत्तीसगढ़, ठीक है। तो जो ऊपर वाला ये जो हिस्सा है, उत्तरी वाला ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, यही क्या है, ये 5 रियासतें हैं, चांग बखार, कोरिया, सरगुजा, उदयपुर और जशपुर। तो 1905 में इस नक्शे के अंतर्गत चांग बखार, कोरिया, सरगुजा, उदयपुर और जशपुर, इन 5 देशी रियासतों को इस नक्शे के अंतर्गत शामिल किया गया। और जो संबलपुर वाला एरिया है, हम मान सकते हैं लगभग ये वाला जो एरिया है, इसे उड़ीसा को दे दिया गया, ठीक। तो इस प्रकार छत्तीसगढ़ का जो वर्तमान मैप है, जिसे हम आज की डेट में देखते हैं, सबसे पहले अस्तित्व में कब आया, 1905। तो इससे हमारे एग्जाम में सीधा क्वेश्चन यही आता है कि छत्तीसगढ़ का वर्तमान मैप, छत्तीसगढ़ का वर्तमान नक्शा सबसे पहले कब बना। तो सबसे पहले कब बना, 1905, 1905। याद रहेगा यह फैक्ट, ठीक। अब इसी फैक्ट में आगे चलते हैं। पूरी रियासतों का नाम याद रखना है, चांग बखार, कोरिया, सरगुजा, उदयपुर, जशपुर छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में शामिल हुआ। और संबलपुर अलग होकर कहाँ चला गया, उड़ीसा में चला गया। याद रहेगा। ठीक। उसी प्रकार आगे चलते हैं। 1905 के बाद क्या आएगा, 1918। अब 1918 में क्या इवेंट हुआ, तो 1918 में याद रखना है एक नाम, सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार आया है, सुंदरलाल शर्मा, ठीक। सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा सबसे पहली बार अपनी पांडुलिपि में छत्तीसगढ़ का मानचित्र बनाया गया और यह कल्पना की गई कि छत्तीसगढ़ एक स्वतंत्र राज्य बनेगा। इसीलिए छत्तीसगढ़ स्वतंत्र राज्य के प्रथम स्वप्न दृष्टा किसे कहा जाता है, पंडित सुंदरलाल शर्मा को। यही क्वेश्चन सीधा आपके एग्जाम में आता है कि छत्तीसगढ़ स्वतंत्र राज्य की प्रथम परिकल्पना कब की गई, 1918। किसके द्वारा की गई, पंडित सुंदरलाल शर्मा। इसीलिए छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्न दृष्टा कौन कहलाते हैं, पंडित सुंदरलाल शर्मा। याद रहेगा 1918 का यह फैक्ट, कुछ डाउट इसमें। चलिए आगे चलते हैं। 1918 के बाद आपको याद रखना है 1924, 1924, ठीक। 1924 में आपको याद रखना है रायपुर जिला परिषद, रायपुर जिला परिषद में पहली बार पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी गई, ठीक है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन सीधा यही बनेगा कि सबसे पहली बार पृथक छत्तीसगढ़ की मांग कब रखी गई। तो आपका आंसर क्या होगा, 1924। कहाँ रखी गई, रायपुर जिला परिषद, रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में पहली बार पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी गई।